आज हम लोग जल संसाधन जो कि क्लास 12 भूगोल का लेसन 4 है उसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन कि जल संसाधन क्या है। तो आप लोग सभी जानते हैं जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भविष्य में या कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है। कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जो है जननांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी पर्यावरण निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। मतलब सिंपल सा वे में बोले समाज में क्या आ रहा है, कई प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। इन परिवर्तनों की चर्चा इसमें की गई है। अब इसके अलावा और क्या कहा जा रहा है, जल का अभाव संभवतः इसकी बढ़ती मांग के कारण हो रहा है। जल का अभाव किसके कारण हो रहा है, बढ़ती मांग के कारण हो रहा है। बढ़ती मांग मतलब जैसे जैसे क्या हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सीधा सा भी बोले आपकी जो परदादी थी या परदादा जी, परदादा के 5 बेटे हुए, फिर उस 5 बेटे के फिर और 5 बेटे हुए, ऐसे क्या हुआ, बढ़ते चला गया जनसंख्या। तो बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल क्या है, एक चक्रीय संसाधन है। जल को क्या माना गया है, चक्रीय संसाधन, मतलब कि यह फिर से रियूज हो सकता है। लेकिन फिर भी जल क्या है, कुछ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग, 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% है। अगर हम बात करें पूरा पृथ्वी का, तो पूरा पृथ्वी में क्या है, चारों तरफ जल ही भरा हुआ है। 71% भाग जल है, लेकिन उसके बावजूद भी जल की कमी हो जाती है। कारण क्या है, पीने का पानी पृथ्वी पर बहुत कम है और जो पानी पीने के रूप में है वह भी क्या है आपका बर्फ के रूप में है। तो फलस्वरूप काफी दिक्कत भी होती है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। अब देखिए जैसे कि अगर हम लोग राजस्थान चले जाएं तो वहाँ पानी की बहुत कमी होती है और यह दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन करना अब आवश्यक हो गया है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो जानेंगे जल के बारे में ही जानेंगे कि क्या क्या दिया गया है। अब अगर बात करें भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है आपका लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का 16% भाग पाया जाता है। तो ये लाइन आपको वैसे याद कर लीजिएगा कि विश्व के धरातलीय का 2.45%, जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। अब आता है देश में एक वर्ष में वर्षन से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। मतलब वर्षा का जल कितना होता है, 4000 घन किलोमीटर। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 जल घन किलोमीटर जल जो है उपलब्ध होता है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कितना जल मिलता है, कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जल संसाधन का कुल उपयोगी मात्रा कितनी है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं। धरातलीय जल के कितने मुख्य स्रोत हैं, 4 मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन, नदियां, झील, तलैया और तालाब। तलैया और तालाब में क्या अंतर है, तालाब थोड़ा बड़ा होता है, तलैया छोटा होता है। ठीक है, देश में कुल नदियां तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं। लेकिन देखो इतना नदियां होने के बावजूद भी कारण क्या है, नदी का पानी अब सूखते जा रहा है, गंदा बहुत ज्यादा उससे गिरता है कारखाना वगैरह का, तो स्थिति बहुत बुरी हो रही है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक वर्षा 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। भैया कितना है, सही बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है ना। सर ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है तो लगाना ही पड़ेगा, विकल्प नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी अप्लाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण धरातलीय जल का केवल कितना उपयोग कर सकते हैं हम लोग, धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल का उपयोग कर सकते हैं, बाकी बचा जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। अब आता है, इसमें कुछ कुछ पढ़ चुके हैं। भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। भारत में क्या होता है, वर्षा में बहुत भिन्नता पाई जाती है।
कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं कम हो जाती है। आप लोग जानते हैं बिहार में हमेशा पानी ज्यादा पड़ जाता है तो क्या बोलते हैं, बाढ़ आने की संभावना होती है। वहीं राजस्थान में सूखा पड़ने की संभावना होती है। तो ये सब चीज हम देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। स्थानिक विभिन्नता का मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पर कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं कम होती है। कुछ नदी अगर बात करें जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब कुछ ऐसी नदियां हैं जो जलग्रहण के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। जितना धरातलीय जल है उसका 60% यहाँ पाया जाता है। दक्षिणी भारतीय नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा नदी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, कृष्णा कावेरी सब, तो वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है। अब आते हैं भौम जल संसाधन। भौम जल संसाधन क्या है, तो देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 432 घन किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है, ये हम लोग देख लिए थे। अब आता है उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। भौम जल उपयोग क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का इस्तेमाल अधिक होता है। ये राज्य का नाम भी याद रखिए। परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। देखो कुछ अपना भौम जल क्षमता मतलब जमीन के नीचे से जो जल निकाला जाता है उसको भौम जल कहते हैं, तो उसका उपयोग वे लोग क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। लेकिन गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, ये सब क्या कर रहे हैं, जल संसाधनों का अधिक उपयोग कर रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में हमको लगता है लगभग सब इंपॉर्टेंट है। भले उतना लिखा तो नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल की मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण बनेगी। अब आता है लेगुन और पक्षजल। लेगुन किसको बोला जाता है और पक्षजल किसको बोला जाता है, चलिए देखते हैं। तो भारत की समुद्र तट रेखा बहुत विशाल है। भारत की समुद्र तट रेखा क्या है, बहुत विशाल है, मतलब बहुत लंबा दूरी तक बहुत फैला हुआ है। कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है। दंतुरित का मतलब बताएंगे, दंतुरित मुस्कान, ठीक है, वो अलग चीज है, वो आपका नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था। दंतुरित मतलब टेढ़ा मेढ़ा, दांत के जैसा, आप समझ सकते हैं। इसी कारण बहुत सी लेगून, अच्छा ये लाइन को टिक लगा लेते हैं कि भारत की समुद्री तट रेखा क्या है, बहुत विशाल है। तट रेखा क्या होता है देख लीजिए, जो आप लोग को दिक्कत हो रहा है, ये तट रेखा हो गया, ये कुछ दांत के शेप का बना हुआ है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। चलिए तट मतलब किनारा, मतलब ऐसा जगह, आप नॉर्मल सा बात है, समुद्र का किनारा एकदम सीधा होगा क्या, कभी भी सीधा नहीं हो सकता भाई, पानी निकलता है तो आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, बिल्कुल नदी का भी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, दंतुरित है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, अब देखो क्या क्या नाम दे रहा है, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लेगुनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है। इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई के लिए किया जाता है। देखो मतलब नारियल वगैरह में क्या होता है, आपका खारा पानी चाहिए। हम लोग अगर यहाँ पे भी नारियल लगाते हैं तो हम देखे थे पापा को अपना नमक मिला करके उसमें डाल देते ताकि वो ज्यादा ग्रो कर सके, तभी वो ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा चाहिए, नमक चाहिए, तब हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आता है जल की मांग और उपयोग। पारंपरिक रूप से भारत क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का मतलब खेती बहुत ज्यादा होती है। इनकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है, मतलब अधिकतर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, खेती करना पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीज क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है, जान ही रहे आप लोग। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता दी गई थी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, अब नाम आ रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। कौन कौन सा नाम आ रहा है,
तो पहला आ गया आपका भाखड़ा नंगल डैम, कहाँ पे है? पंजाब में, नाम सुने भी होंगे आप लोग। हाँ, हीराकुंड डैम, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी, ये सब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा नदी घाटी परियोजना है। बिल्कुल, स्टार बना के लिख सकते हैं या क्वेश्चन बना के लिख लीजिए। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है, या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उदाहरण दें, लिख दीजिएगा। आपको जैसे लिखना है, आपकी मर्जी। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। धरातलीय जल मतलब धरातलीय और भौम जल में अंतर क्या है? लगभग समान ही है। धरातलीय मतलब तालाब हो गया, नदी हो गया, भौम जल आपका कुआं हो गया, ठीक है, बोरिंग वाला हो गया, मतलब जिसमें जमीन के नीचे से निकालते हैं। तो इस सब का उपयोग सबसे अधिक कृषि में होता है। धरातलीय जल का 89%, अब देखिए यहाँ परसेंटेज में भी दे दिया है। धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग में लाया जाता है, यानी बाकी नहीं लाया जाता है। औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2%, औद्योगिक जल में क्या होता है? सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% लाया जाता है। सर अब सतह जल का उपयोग कम क्यों करता है औद्योगिक सेक्टर? क्योंकि नदी के किनारे हर जगह तो है नहीं, लेकिन भौम जल तो हर जगह है, जमीन के नीचे से निकालने वाला, बोरिंग करवा लेते हैं। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक है। घरेलू सेक्टर में क्या है? धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। तो जल उपयोग में सबसे ज्यादा कौन करता है? खेती में लगता है। नॉर्मल सा बात है, आपके घर पे जो भी खेती वगैरह होती होगी तो जमीन में पानी सबसे ज्यादा चाहिए, घर में तो कम ही लेंगे उसके मुकाबले पानी। कुल जल उपयोग में ये हो गया। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? जल का उपयोग बढ़ रहा है। अब आता है सिंचाई के लिए जल की मांग। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है और देश में वर्षा के स्थानिक समसामयिक परिवर्तित के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखो सिंचाई की आवश्यकता क्यों होता है? मुख्य रीजन क्या है? पानी, बारिश अच्छा से हुआ नहीं, उसके कारण हो सकता है सिंचाई की आवश्यकता। कभी कभी अधिकांश भाग में क्या होता है? वर्षा होती ही नहीं है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें, दक्कन का पठार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। अब जहाँ शुष्क ऋतु है मतलब कि पूरा सूखा मौसम है, वहां पे क्या होता है? सिंचाई करना काफी मुश्किल वाला काम है। तो सॉरी, बिना सिंचाई का खेती करना मुश्किल वाला काम है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र, देखो कहीं कहीं क्या होता है? बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा और इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक है। बिहार में देखो कभी पानी बहुत ज्यादा पड़ जाता है, कभी कम भी पड़ता है। आप लोग जानते हैं बिहार का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ चीज नाम दे दिया गया आपको, हम पहले भी बताए थे किसी आप ही लोग का क्लास में शायद। चावल, गन्ना, जूट के लिए ज्यादा पानी चाहिए, आटा वगैरह के लिए शायद कम पानी चाहिए। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। बहुफसलीकरण मतलब एक से भी अधिक फसल उगाना। ऐसा पाया गया कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरे फसलों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है। मतलब कोई भी भोजन जो आप उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें सही मात्रा में नमी हो, अन्यथा। चलिए आगे देखते हैं। बता सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र पर ही निर्भर करता है कि विकसित सिंचाई तंत्र कितना है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति, देखो अब हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति कब हुआ था? बोलिए। 1860 के दशक में हरित क्रांति हुई थी। कभी भी कोई प्रश्न का उत्तर आपको पता है, एक लाइन में आंसर दीजिए। इस तरफ फंसिएगा तो जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा
तो वहां पर अगर उस सर को सपोज नहीं भी पता आंसर तो आप ही कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि भाई मेरा वाला आंसर गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप बोले एक सपाट लैंग्वेज में। सर हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा यह लाया गया था। एम एस स्वामीनाथन भारत में लाने वाले थे, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, कहाँ सफल हुई? सबसे बेसी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अटकिएगा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ गलती बोलिए। अगर गलती भी बोलते हैं तो सामने वाले बंदे या बंदी को लग जाए कि भाई ये तो पक्का सही बोल रहा है। ठीक है, क्या बोले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक इंटरव्यू देने गए थे जो आपका शौचालय का ओडीएफ वाला था। हाँ, बाकी के मैं छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, ये ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। कितना प्रतिशत भाग? 85% भाग। ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मल सा बात है, यहाँ ज्यादा हो रहा है पानी तो क्या करेंगे? ये राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। नीवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में, 51.3% भाग हरियाणा में कुआं और नलकूप द्वारा सिंचित है। इससे ज्ञात होता है ये राज्य अपने संभावित भौमजल का एक बड़े भाग के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे इन राज्यों में भौमजल में कमी आ जाती है। इन राज्यों में क्या होती है? भौमजल में कमी आ जाती है। इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकलने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। जहां से क्या होता है, अधिक जल निकाला जाता है, उसमें क्या हो गया? फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। मतलब लोहा का मात्रा थोड़ा कह सकते हो बढ़ते जा रहा है। आप बताओ पानी पीने लायक होगा क्या? नहीं होगा पीने लायक। इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या मतलब आर्सेनिक, इंग्लिश वर्ड याद कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, आर्सेनिक की संख्या में वृद्धि हो गई है। आगे देखते हैं। संभावित जल समस्या। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, जल प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है जनसंख्या बढ़ने से कम हो रही है। अब नॉर्मल सा बात है, मुझसे 1 बोतल पानी पीती है तो इसकी बेटी अगर 2 गो हो गई तो 2 बोतल पानी खत्म करेगी, उसका और 2 गो हो गया और 4 गो, तो जल धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगा। यही मुख्य कारण है। चलो आगे देखते हैं। इसलिए एक को रखना, 2 को नहीं रखना। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रही है? कम हो रही है। यह बात ध्यान में रखिएगा। अब आता है, नहीं हालांकि ये बात और है, आप लोग माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अगर आप पढ़िएगा तो उसमें आप पाइएगा कि ये बताया गया है कि जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ती है उस अनुपात पे ना ही हमारा जल बढ़ रहा है, ना ही उतना उपज हो पाता है संसाधनों का, ना ही खाद्य संसाधनों का। तो फलस्वरूप हमें क्या करना चाहिए? अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में लाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर एक बात और बोले, भारत की जनसंख्या अभी पूरे विश्व की जनसंख्या में सबसे पहले नंबर पे आ चुकी है, 142 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा डाटा है। तो इसको कम करने की आवश्यकता है, नहीं तो सरकारी नौकरी तो छोड़ो, लेटरिन साफ करने का भी नौकरी नहीं मिलेगा किसी को। ठीक है, तो इसी कारण से थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है उपलब्ध, नहीं हम तो अपना हम करवे करेंगे शादी को। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता है। इस कारण उपयोगी जल संसाधन की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। अब आता है जल के गुणों का ह्रास। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल की है। जब जल बरात पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। देखो जल किससे किससे प्रदूषित होता है, इसके बाद की चर्चा इसमें की गई है। किससे किससे होता है? सूक्ष्म जीव से, रासायनिक पदार्थ से, उद्योग से या फिर अपशिष्ट पदार्थ से, यह सब चीज प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं, इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं तो वे जल में घुल जाते हैं। देखो अगर कचरा वगैरह चीज क्या होगा, जल में घुलेगा तो सब कुछ चीज को विषाक्त कर देगा। सीधा सा भी हम बोले, अगर कोई कल कारखाना का जितना भी कचरा है अगर जल में गिरता है, जल पूरा जो साफ था वो उस कचरे के कारण पूरा प्रदूषित हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें रह रहे जलीय जीव की मृत्यु भी हो जाएगी। तो जब जल प्रदूषण बढ़ता है तो जल के गुणों में कमी आती है और
जलीय तंत्र प्रभावित होता है। जलीय तंत्र मतलब जल में रहने वाले तमाम जीव जो है परेशानी में पड़ सकते हैं या उनकी मृत्यु हो सकती है। आप लोग को पता होगा डॉल्फिन मछली जो है आपका इसलिए कम हो रही है। बोलिए। देश में गंगा और यमुना तो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। देखो गंगा को हम लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गंगा और यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित है। हालांकि अब जो है इतना भी प्रदूषित नहीं हुआ है, बहुत हद तक सुधार हुआ है। ये डाटा जो है आपका काफी पुराना डाटा है, ठीक है। अब गंगा नदी में काफी सुधार हुआ है। नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चला था और तुमसे बात नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उसे सुधारने की बात की गई थी। अब आता है जल संरक्षण और प्रबंधन। अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। देखो अलवणीय जल किसको बोलते हैं, जिसमें नमक नहीं होता है। हमारे घर में जो जल है वो अलवणीय जल है और समुद्र में जो है वो लवणीय जल है। वो लवणीय जल है, नमक मिला हुआ है। नमक आप पूरा नहीं मिला सकते, मेरा घर में जितना भी पानी है तुम सब में नमक नहीं मिला सकती हो। मोटर का जो बोरिंग है उसमें तो मिला लोगी, तुम 10 पैकेट डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए ठीक है। सतत पोषणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधनों के संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता है। अगला है आपका जल संरक्षण और प्रबंधन। अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। लवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। देखो सीधा सा वे बोले, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अगर विलवणीकरण की बात करें मतलब नमक हटाने की बात करें तो सागर और महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। अगर चाहे तो हम सागर का पानी को गर्म कर करके हम उसका नमक को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बार बार गर्म करेंगे तो उतना पानी गर्म करने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत पैसा खर्चा होगा, तो कर पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ऐसा पानी नहीं, वो पानी नमकीन है। एक इजराइल एक ऐसा देश है, इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल ही एक ऐसा देश है जहाँ पर समुद्र के पानी से नॉर्मल पानी बनाने का तकनीक है और वो अपना तकनीक किसी को बताने नहीं चाहता है, ठीक है। तो अगर वो तकनीक सबको बता दे तो पानी का कमी जो है ना दूर हो जाए, लेकिन वो नहीं बताने चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने हैं। इसके अलावा जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय भी अपनाने होंगे। जल बचत तकनीक और विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के भी प्रयास करने होंगे। अच्छा एक चीज यहाँ देखिए, मैंने कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे आपका देखिए मैप दिया हुआ था भारत का। इसमें देखिए आपको बताया गया, कभी कभी पूछ देता है सिंधु बेसिन, सिंधु नदी कहाँ से होकर के गुजरती है, तो देख लीजिए कश्मीर के पास है आपका। लूनी नदी देखिए कहाँ पे है, कच्छ और सौराष्ट्र में नदियां, और लूनी नदी मतलब हो गया आपका किधर, गुजरात वाला साइड का हिस्सा है। देखिए यहाँ साबरमती में बेसिन है, माही बेसिन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, ये कर्नाटक के पास है, गोदावरी कृष्णा, पेन्नार बेसिन, कावेरी बेसिन। ये सब आपको जो है ना याद रखना पड़ेगा, अभी के लिए नहीं, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसका ध्यान रखना है। इधर बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ये सब तो आप जानते ही है। बिल्कुल, जो यूपीएससी का तैयारी करता है वो पूरा डायग्राम बिना दिखे बना सकता है, ठीक है। जो रियल में पढ़ता है, हवाबाजी करता है उसका नहीं बोलता, सबको पूरा याद हो जाता है। यहाँ तक हम बोले तो हमको कुछ कुछ याद है, पूरा तो हम नहीं बोलेंगे। कावेरी बेसिन का है, पेन्नार बेसिन का है, कृष्णा का है, हम लगभग बोल पाएंगे, टोटल नहीं बोल पाएंगे हम, ठीक है। लेकिन जो बहुत अच्छा से पढ़ने वाला है वो सब बता देगा आपको। यहाँ पर देखिए फिर आपका दिया हुआ है, भारत के बारे में बात करें। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अच्छी गुणवत्ता का पानी, देखिए कहाँ पे मिल रहा है, यमुना के पास। इधर देखिए निम्न गुणवत्ता का पानी कहाँ, दिल्ली से थोड़ा सा आगे का है। कारण क्या है, दिल्ली सारा कचरा भेज देता होगा और सारा कचरा भेजने के बाद वो क्या करता होगा, अपना नदी में डाल दिया, नदी में डाल देने से क्या होगा, पानी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको दिखाया गया। वाराणसी कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, देखिए वाराणसी के किनारे ये आपका निम्न गुणवत्ता का पानी है। क्यों, क्योंकि वाराणसी में आपकी वगैरह हो ही जाती है। इसके अलावा सब पे फूल माला विसर्जित करता है, पेनियम भर के डाल देता है, तो वो पैनिक क्या करता है, नदी को प्रदूषित करने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं अब।
विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जल का उपयोग कहाँ और कितना होना चाहिए। अब आता है जल प्रदूषण का निवारण। उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। उपलब्ध जल संसाधनों का क्या हो रहा है? तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण मतलब कम होते जा रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भाग तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। और ये असली वाला बात है, जहाँ पे आदमी कम है प्रदूषण भी कम है। आदमी बेसी रहेगा तो बेसी फाड़ेगा, मतलब कटाई। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने के पानी तथा घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब वाहिकाओं के साथ कृषिगत उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू ठोस और अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिस्राव नदी में मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारा चीज नदी में मिलते चल जाता है। क्या चीज? जितना भी कचरा उतरा है ना, सबको ही मिला देता है उसमें। अब देखो, नदियों में प्रदूषण का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में अधिक होता है। क्यों होता है गर्मी के मौसम में अधिक? क्योंकि उस टाइम में नदियों का प्रवाह जो रहता है बहुत कम होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रदूषण बढ़ जाता है। अब देखिए दिया हुआ है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसी के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। किस प्रकार हम मॉनिटरिंग करेंगे कि सही तरीका में क्या कर सके, हम जल संसाधन की गुणवत्ता का निर्धारण कर सकें। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुविक प्रदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच अगर चले जाएं तो आपको यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित दिखेगी। कहाँ पे? दिल्ली और इटावा के बीच।